हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट, डूअर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पढ़ लिया। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, अदर वर्ड के बारे में, और उसके बाद से हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे। तो इन सभी टॉपिक को आप ध्यान से समझें क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी हैं। तो देखिए, लिखा है जिस व्यक्ति, वस्तु पर क्रिया के घटित होने का असर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है मोहन फुटबॉल खेलता है, तो इसमें देखिए मोहन क्या है, सब्जेक्ट है और डूअर है, क्योंकि मोहन के बारे में बात हो रही है। तो हमने पढ़ाया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि जिसके बारे में बात होती है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो कार्य करता है वही क्या है, हमारा कर्ता भी है, यानी कि डूअर भी है। तो देखिएगा, खेलने का कार्य मोहन ही तो कर रहा है ना, मोहन फुटबॉल खेलता है, यानी कि खेलने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन। अब देखिएगा कौन सा कार्य हुआ है, तो खेलने का हुआ है कि नहीं हुआ है। और देखिएगा है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिएगा खेलने का असर किस पे पड़ रहा है, तो फुटबॉल पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। जब आप खेलेंगे तो उसका असर किस पे पड़ेगा, फुटबॉल पे पड़ेगा। उसी तरह से वही चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ाया है आपको। उसी तरह से देखिएगा वह निबंध लिखता है, तो किसके बारे में बात हो रही है, वह, यानी कि कोई लड़का है, या हाँ कोई लड़का है। अब देखिएगा इसके बारे में बात हो रही है, तो ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और लिखने का कार्य कौन कर रहा है, तो यही कर रहा है वह, तो ये डूअर भी हो गया। अब देखिएगा कौन सा कार्य किया है, तो लिखने का, यही कार्य हुआ है ना इसमें, इस सेंटेंस में लिखने का ही कार्य हुआ है। और क्या लिखता है, तो निबंध, तो लिखने का असर निबंध पे पड़ेगा कि नहीं, जरूर पड़ेगा। उसी तरह से तीसरा सेंटेंस देखिएगा, लिखा है अनिल राधा की मदद करता है। तो हमने आपको पढ़ा दिया कि अनिल क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और कौन सा कार्य हुआ है, तो मदद करने का, तो ये मेन वर्ब है। अब देखिए क्या बचा, तो यही बच गया है, यानी कि मदद करने का असर किस पे पड़ रहा है, तो राधा पर। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यदि मैं कहूँ, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, कोई भी नाम ले लीजिए, मैं कहूँ राहुल वीडियो देख रहा है, तो आप बताइए इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हुई, राहुल के बारे में। और राहुल कौन सा कार्य कर रहा है, तो देखने का। और क्या देख रहा है, तो वीडियो। तो देखने का असर किस पे पड़ रहा है, वीडियो पर, ठीक है ना। यदि मैं कहूँ कि आपने मोबाइल को हाथ में पकड़ रखा है, तो किसके बारे में बात हमने किया, आपके बारे में। और कौन सा कार्य आप कर रहे हैं, तो पकड़ने का। और क्या पकड़े हैं, तो मोबाइल, यानी कि पकड़ने का असर मोबाइल पे पड़ा है ना, जरूर पड़ेगा। आप मोबाइल को कहीं रख कर देखिए, आप जब रखने जाएंगे तो मोबाइल धीरे धीरे आपके हाथ से कहाँ जाएगा, उस स्थान पे जाएगा, यानी कि रखने का असर किस पे पड़ेगा, उस मोबाइल पे पड़ेगा। तो उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिएगा इस तरह से हमने आपको सेंटेंस के सभी पार्ट के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब कुछ और चीज़ें हैं जिनको जान लेते हैं, उसके बाद से हम सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट को पहले लिखना है कि बाद में लिखना है, कि मेन वर्ब लिखना है कि हेल्पिंग वर्ब लिखना है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। आगे देखिएगा, लिखा है ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वाक्य में, यानी कि जब अंग्रेजी वाक्य में हम लिखेंगे तो मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे। और यह हमेशा क्या होता है, यह हमेशा सजीव होता है। क्या होता है, सजीव। सजीव का मतलब जिसमें जान हो, वैसा होता है ये। उसी तरह से दूसरा है, देखिएगा लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो लिख रहा है इसे वाक्य में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं, यानी कि इस वाले के बाद। और यह हमेशा क्या होता है, निर्जीव होता है, जिसमें जान नहीं होता। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझते हैं। देखिएगा
लिखा है मैंने उसे पैसा दिया, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में देखिएगा किसके बारे में बात हुआ, मैंने, ठीक है ना, मैंने के बारे में बात हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिएगा पैसा देने का कार्य कौन कर रहा है, तो यही कर रहा है, तो ये डूअर भी हो गया। अब देखिएगा कौन सा कार्य हुआ है, तो देने का, यही कार्य हुआ है ना। अब देखिएगा असर किस पे पड़ रहा है, किससे दिया, क्या दिया, पैसा, किसे दिया, उसे। यानी कि इसमें दो चीज़ों पर क्या पड़ा है, असर पड़ा है। तो अब देखिएगा यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट। तो देखिएगा जो उसे है, यानी कि उसे का मतलब हमने किसी व्यक्ति को ही दिया है पैसा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसे जो है वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और देखिएगा पैसा जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब बताइएगा ये कैसे पता चला। तो देखिएगा कि जो पैसा है वो निर्जीव है, और जो उसे है वो किसी व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है, जैसे उसे, मुझे, हमें। तो ऐसे जब वर्ड आ जाएंगे तो वो इनडायरेक्ट होगा, और जो निर्जीव आएगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा इसको सेंटेंस में कैसे लिखते हैं। अभी केवल सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, लिखने पे हम बता रहे हैं, सेंटेंस पे ना ध्यान दें कि ये कैसे लिखा गया है, क्योंकि अभी हम इसकी इंग्लिश बाद में पढ़ाएंगे। देखिए लिखा है ही गेव मी मनी। तो देखिएगा सबसे पहले ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तुरंत बाद हमने क्या लिखा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ मी नहीं रहेगा, यहाँ हिम रहेगा, क्या रहेगा, हिम रहेगा या हर रहेगा, ठीक है ना। तो ही गेव हिम मनी, तो हिम क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और देखिएगा हमने लिखवाया था यह मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है, और हमेशा क्या होता है, सजीव होता है सजीव, जान है इसमें, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसके बाद से है हिम, ठीक है ना, सॉरी मनी, क्या है, मनी। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा है उसने अपने भाई को, उसने अपने भाई को पैसा, एक कलम दिया, उसने अपने भाई को एक कलम दिया। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, यानी कि उसने के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट और डूअर दोनों हो गया। उसके बाद से देखिएगा कौन सा कार्य हुआ है, देने का, तो ये मेन वर्ब हो गया। क्या दिया, एक कलम, किसे दिया, अपने भाई को, ठीक है ना। तो देखिए एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो कैसे पहचाने कि डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट। तो आप देखेंगे तो अपने भाई को, यानी कि जो अपने भाई को है ये क्या है, सजीव है कि नहीं है सजीव है, तो हम इसको कहेंगे इनडायरेक्ट। और देखिएगा एक कलम, यानी कि एक कलम क्या हो जाएगा, एक कलम हो जाएगा आपका डायरेक्ट, हो जाएगा ना, क्योंकि ये निर्जीव है। उसी तरह से अब सेंटेंस में देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखा गया है। तो देखिए ही गेव हिज ब्रदर ए पेन। तो देखिएगा मेन वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, और हमने अभी भी पढ़ाया आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखा जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। ये नियम है, ये रूल है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिएगा इसमें मैंने मोहन को एक कहानी सुनाई। तो देखिएगा मैंने, यानी कि सुनाने का कार्य कौन किया, मैंने। तो इसने क्या, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इसके बारे में बात हो रही, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इसने ही सुनाने का कार्य किया, तो ये कर्ता भी हो गया। उसके बाद से देखिएगा कौन सा कार्य किया है, तो सुनाने का, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब क्या सुनाया, तो एक कहानी, किसे सुनाया, तो मोहन को। देखिएगा यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं, दो दो ऑब्जेक्ट हो जा रहे हैं। सुनाने का असर किस पे पड़ रहा है, तो मोहन पे, और क्या सुनाने का, तो एक कहानी, एक कहानी पे भी असर पड़ रहा है। तो देखिएगा ये दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, मोहन हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक कहानी क्योंकि ये निर्जीव है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा आई टोल्ड मोहन ए स्टोरी। तो देखिएगा हम बताए हैं कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत, सॉरी, ये मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है और हमेशा सजीव होता है। और ये क्या होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाता है, और ये निर्जीव होता है। ऐसा हमने अभी अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रखा है, देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं,
जरूर देख रहे होंगे। आगे चलते हैं, देखिएगा लिखा है कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना। पर पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू या फार का प्रयोग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए यदि आपने बोला कि मुझे कलम दो, क्या लिखा है, मुझे कलम दो, तो देखिएगा यहाँ पे देने का असर कलम पे पड़ रहा है और मुझे, यानी कि दो लोगों पे असर पड़ रहा है। तो अब देखिएगा हम तो ऐसे ही लिखेंगे गिव मी ए पेन, ठीक है ना, यही नियम है। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे मुंह से निकल गया गिव अ पेन और मी, तो अगर हमने ऐसा कह दिया तो ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें क्या बोलना पड़ेगा, गिव ए पेन टू मी, ठीक है ना, गिव ए पेन टू मी, यानी कि मुझको एक कलम दो। देखिएगा जब को का उच्चारण आएगा तो टू लगाएंगे, और जब के लिए का उच्चारण आएगा तो हम फार लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा मुझको, तो टू यहाँ पे लग गया और ये करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, मेरे लिए एक कुर्सी लाओ, मेरे लिए एक कुर्सी लाओ, तो देखिएगा लिखे हैं ब्रिंग मी ए चेयर। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आया है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। लेकिन अगर मान लीजिए मुंह से आपके निकल गया ब्रिंग अ चेयर मी, तो ये गलत हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपके मुंह से निकल गया ब्रिंग अ चेयर, तो उसके बाद से आपको क्या बोलना पड़ेगा, फार जरूर बोलना पड़ेगा, फार मी, ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, तब जा कर के ये करेक्ट होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर न समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिएगा लास्ट टॉपिक जो है इस वीडियो का, वो है किसी वाक्य में, देखिएगा अदर वर्ड्स, क्या है, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। अब देखिएगा इसको कैसे पहचानते हैं, तो लिखा है किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, निगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो अदर वर्ड कहते हैं, उसे अदर वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, देखिएगा मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया है, कर्ता डूअर यहाँ पे छूट गया है, डूअर भी रहेगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया कि नहीं, निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे नो, नॉट, नेवर, नथिंग, और इंट्रोगेटिव वर्ड आप जानते ही हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, ये सब। तो इन सभी को छोड़ करके जो कुछ भी बचेगा ना उसे ही हम अदर वर्ड कहते हैं। अदर वर्ड के लिए एक और चीज़ देख लीजिएगा, अदर वर्ड वाक्य में क्रिया के घटित होने के स्थान, समय, कारण, तरीका, उद्देश्य, शर्त इत्यादि के बारे में बताता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिएगा लिखा है रवि, रवि रोज, ठीक है ना, रवि रोज अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। रवि क्यों नहीं रोज अंग्रेजी पढ़ता है, रवि रोज अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है। तो देखिएगा किसके बारे में बात हो रही है, तो रवि, ये सब्जेक्ट हो गया, डूअर भी हो गया, कौन सा कार्य हुआ है, तो पढ़ने का, ठीक है ना, यहाँ ढ़ रहेगा पढ़ने का, तो ये हो गया मेन वर्ब आपका, ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिएगा ये निगेटिव वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इन सभी को छोड़ करके जो बचा ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कार्य के होने का असर इसी पे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा इन सभी चीज़ों को छोड़ करके क्या बच गया, ये रोज, रोज शब्द बच गया ना। और ये क्या बता रहा है, ये आप देखेंगे तो कार्य के होने का समय बता रहा है, यानी कि रोज बता रहा है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ओ डब्ल्यू, यानी कि अदर वर्ड हो जाएगा। अब देखिएगा लिखा है यहाँ पर वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, ठीक है ना, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो वह इसके बारे में बात हो रही है, कर्ता भी हो गया, कार्य भी कर रहा है जाने का, और ये कौन सा कार्य हुआ है, जाने का, तो ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब, और ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। कहाँ जाता है, तो स्कूल,
जाने का असर किस पे पड़ रहा है, स्कूल पर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब देखिएगा क्या बच गया है, तो प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका अदर वर्ड हो जाएगा। तो देखिएगा अदर वर्ड को हम वाक्य में 3 तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम अदर वर्ड को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल है। लेकिन यदि अदर वर्ड को पहले लिखना हो तो हम क्या करते हैं, उसके बाद कामा का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया है। देखिएगा अगर अदर वर्ड को हमें बीच में लिखना है तो उसके दोनों तरफ कामा का प्रयोग करते हैं। देख लीजिएगा दोनों तरफ कामा का प्रयोग है, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या है, तो कामा का प्रयोग है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता, और वो भी बिल्कुल फराटेदार इंग्लिश। तो धन्यवाद आज के लिए।